हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज के इस कक्षा के अंदर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पर। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हुए थे, तो उन पर हम लोग आज कंप्लीट बातचीत करेंगे। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व का टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में एज इट इज़ है। तो ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हुए हैं। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में भीमा नायक के बाद खाज्या नायक, टंट्या भील, धीर सिंह, शंकर शाह, विरसा गोंड, लाल पद्मधर सिंह। तो इस तरह से भीमा नायक, खाज्या नायक, टंट्या भील, धीर सिंह, शंकर शाह, विरसा गोंड, लाल पद्मधर सिंह। और इनके बाद दोस्तों जंगगढ़ सिंह श्याम इनका नाम था, दिलीप सिंह भूरिया, कांतिलाल भूरिया, नरेश चंद्र सिंह, जमुना देवी, फग्गन सिंह कुलस्ते, पेमा फल्या, गंजन सिंह कोरकू, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई। इस तरह से ये सभी पूरे व्यक्तित्व जनजातीय व्यक्तित्व हैं। और अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भीमा नायक जी को। तो भीमा नायक मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वाले नेताओं में भील नेता भीमा नायक का नाम सर्वोपरि है। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना को जागृत करने वाले नेताओं में भील नेता भीमा नायक का नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में सन 1840 ईस्वी में हुआ था। तो भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में सन 1840 ईस्वी में हुआ था। भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। तो निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से किसको जाना जाता है? तो भीमा नायक को याद रखेंगे। भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पहला विद्रोह सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था। तो भीमा नायक ने क्या किया था? पहला विद्रोह अपना साहूकारों के विरुद्ध किया था, जो आदिवासियों से छल कपट एवं उनका शोषण करते थे। तो जो क्या करते थे? आदिवासियों से छल कपट करते थे और उनका क्या करते थे? शोषण करते थे। वे उन साहूकारों को लूट कर धन जनता में बांट देते थे। तो वो क्या करते थे? साहूकारों का जो धन था, जो भीमा नायक थे वो साहूकारों को लूटते थे। साहूकारों को लूट करके जो धन होता था उस धन को जनता में बांट दिया करते थे। इस कारण से उनको निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे से भेंट के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया। तो तात्या टोपे से जब उनकी भेंट हुई 1857 की क्रांति के दौरान, तो उसी समय उन्होंने क्या किया? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित करने का काम किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व
भीमा नायक ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में किया, जो बाद में खानदेश महाराष्ट्र तक प्रसारित हुई। तो यही बाद में क्या हुआ, खानदेश महाराष्ट्र तक प्रसारित हुई। 1857 की क्रांति में सेंधवा संघर्ष में भीमा नायक ने 3000 लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया। 1857 की क्रांति में ही क्या हुआ था, सेंधवा जो संघर्ष हुआ था उसमें भीमा नायक ने क्या किया था, 3000 लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया, जिसमें खाज्या नायक, दौलत सिंह, कालू बाबा आदि प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया। तो इन्होंने 3000 लोगों के साथ 1857 की क्रांति के संघर्ष में भाग लिया और इसमें खाज्या नायक, दौलत सिंह, कालू बाबा आदि प्रमुख नेताओं ने भी क्या किया था, भाग लिया था। भीमा नायक ने निमाड़ व खानदेश क्षेत्र में अंग्रेजों के 71 ठिकानों को नष्ट किया। तो भीमा नायक ने क्या किया था, भीमा नायक ने निमाड़ व खानदेश क्षेत्र में अंग्रेजों के 71 ठिकानों को क्या किया था, नष्ट किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अम्बापानी के युद्ध में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया। तो जो पहला स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें एक युद्ध हुआ था, अम्बापानी का युद्ध, याद रखेंगे। तो अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने क्या किया था, अंग्रेजों को हराया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया। 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने मुखबिर के सहयोग से सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। तो 2 अप्रैल 1868 दोस्तों, 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने मुखबिर के सहयोग से, अंग्रेजों ने क्या किया था, मुखबिर के सहयोग से, किसी ने क्या किया था, मुखबिरी कर दी थी। तो उसके सहयोग से सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार करके पोर्ट ब्लेयर भेज दिया था और उन्हें अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। तो उनको जो अंडमान का काला पानी क्षेत्र है वहाँ पर उनको क्या किया गया था, 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बड़वानी सिलावद मार्ग पर धुआं व बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गढ़ी है। तो बड़वानी सिलावद मार्ग पर क्या है, धुआंबा बावड़ी गांव के पहाड़ पर क्या है, भीमा नायक की गढ़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। तो याद रखेंगे, बड़वानी सिलावद मार्ग पर धुआंबा बावड़ी गांव के पहाड़ पर क्या है, भीमा नायक की गढ़ी है और यहीं पर हाल ही में क्या किया गया है, भीमा नायक के स्मारक को बनाया गया है। आगे दूसरे जो थे तो वो खाज्या नायक थे। खाज्या नायक 1857 की क्रांति, खाज्या नायक 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक के साथ साथ खाज्या नायक ने भी किया था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक के साथ साथ खाज्या नायक ने भी किया, जिनका जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में हुआ था। तो निमाड़ क्षेत्र के ही सांगली गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आदिवासी क्रांतिकारी खाज्या नायक के पिता गमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। तो जो खाज्या नायक हैं इनके पिता कौन थे, गमान नायक थे और ये क्या थे, अंग्रेजों के चौकीदार थे। 1833 में उनकी मृत्यु के पश्चात चौकीदार का पद पुत्र खाज्या नायक को प्राप्त हुआ। तो खाज्या नायक को क्या हुआ, चौकीदार का पद मिला 1833 ईस्वी में उनके पिता गमान नायक की मृत्यु के बाद। खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए और जो खाज्या नायक थे वो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हो गए। यहाँ उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था। तो 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक की चौकीदारी का जिम्मा खाज्या नायक को अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल होने के बाद मिला था। उन्होंने 1831 से 1851 तक अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, कब 1831 से 1851 तक अपना जो उनको कार्य मिला था उसको उन्होंने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से किया। परंतु एक बार गश्त के दौरान एक अपराधी को उन्होंने मार दिया,
लेकिन एक बार क्या हुआ, गश्त के दौरान उन्होंने एक अपराधी को मार दिया, जिसकी सज़ा स्वरूप उन्हें 10 वर्ष की सज़ा हुई, किंतु अच्छे आचरण के कारण 5 वर्ष में ही उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जो उनका क्या था, आचरण था वो अच्छा था, इस कारण से उनको 5 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से जो है तो ख्वाजा नायक का टाइम था। और फिर क्या हुआ, बाद में जो ख्वाजा नायक थे उनको अंग्रेज़ों द्वारा उपेक्षा के कारण उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा हो गया। तो जो क्या थे, अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी उपेक्षा करी गई, इसके कारण उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति क्या हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना से वे अपने बहनोई भीमा नायक से जा मिले। तो प्रतिशोध की भावना से वो अपने बहनोई मतलब बहन के पति से जा मिले, जो कि भीमा नायक थे, उनसे जा मिले। यहीं से उन्होंने भीलों की सेना बनाकर निमाड़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और यहीं से उन्होंने क्या किया था, भीलों की सेना बना करके निमाड़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेज सरकार ने ख्वाजा नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो उस टाइम पर 1000 रुपये का इनाम अंग्रेज सरकार ने ख्वाजा नायक के ऊपर घोषित किया था। 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावद के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेजों एवं भील सेना का युद्ध हुआ। तो अम्बापानी गांव में क्या हुआ था, 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावद, 11 अप्रैल 1858। अम्बापानी का युद्ध कब हुआ, याद रखेंगे, अम्बापानी का युद्ध 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावद के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेज एवं भील सेना के बीच में हुआ, जिसमें ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए। तो इसमें जो ख्वाजा नायक था, इसका जो पुत्र दौलत सिंह था वो मारा गया था, तथा कर्नल जेम्स आउट्रम ने ख्वाजा नायक को मार दिया। और जो कर्नल जेम्स आउट्रम था, इसने क्या किया था, ख्वाजा नायक को मार दिया था। तो याद रखेंगे, अम्बापानी का युद्ध बड़वानी और सिलावद के बीच स्थित अम्बापानी गांव में हुआ था, 11 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों एवं भीली सेना का युद्ध हुआ था, जिसमें ख्वाजा नायक का पुत्र दौलत सिंह और साथ साथ ख्वाजा नायक को जेम्स आउट्रम ने मार दिया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं टंट्या भील कौन थे, तो आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंट्या मामा का जन्म 1842 ईस्वी में पश्चिमी निमाड़ के वीरी ग्राम में हुआ था। तो पश्चिमी निमाड़ के वीरी ग्राम में आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंट्या मामा का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1842 ईस्वी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तांतिया भील था। तो उनका जो क्या था, रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था, तांतिया भील था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा अंग्रेजों से लूटे हुए धन को आम जनता में बांट देने के कारण उन्हें भील जनजाति के लोग प्यार से टंट्या मामा कहते थे। तो क्या हुआ कि जो क्या था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण किया जा रहा था और उनके मौलिक अधिकारों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम टंट्या भील के द्वारा किया गया, तांतिया भील के द्वारा या टंट्या भील के द्वारा किया गया। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से लूटे हुए धन को आम जनता में बांट देने के कारण उनको भील जनजाति के लोग प्यार से टंट्या मामा कहते थे। तो जो क्या था, अंग्रेज जो धन लूट लेते थे, उन लूटे हुए धन को वो क्या करते थे, अंग्रेजों से छीन करके आम जनता में बांट देते थे। इस कारण से भील जनजाति के लोग प्यार से उनको टंट्या मामा कहते थे। इसी कारण आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की देवताओं की तरह पूजा की जाती है। और यही कारण था जिसके कारण बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की देवता की तरह आज भी पूजा की जाती है तथा भील लोगों का मानना है कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी। और भील लोग ये भी मानते हैं कि उनके पास क्या थी, अलौकिक शक्तियाँ थी, दैवी शक्तियाँ थी। टंट्या भील ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, तब वे महज 15 वर्ष के थी। तो टंट्या भील ने 1857 की क्रांति में जब भाग लिया था तब उनकी उम्र 15 साल थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से 15 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो 15 सालों तक इन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंग्रेजों ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा दी।
तो अंग्रेज़ों ने टंट्या भील को या टंट्या मामा को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी। ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1889 ईस्वी में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था, 7 वर्ष के परिश्रम के बाद 1889 ईस्वी में उनको गिरफ्तार किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और उनके ऊपर क्या मुकदमा चला, राजद्रोह, है ना, राज्य के खिलाफ द्रोह करने का मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत उन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। तो राजद्रोह के मुकदमा उनमें चलाया और उसके तहत उनको 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा व खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवा को जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले या आदिवासी युवा को जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 में पहला सम्मान श्री राजा राम मौर्य को मिला, जो देवास से संबंधित थे। तो याद रखेंगे, पहला जो है तो टंट्या भील सम्मान किसको मिला था, तो श्री राजा राम मौर्य को मिला था। ये देवास के थे। 2008 में इनको पहला सम्मान मिला था। आगे देख लेते हैं पेमा फल्या। पेमा फल्या का जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। तो पेमा फल्या का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है तथा इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार पेमा ही हैं। तो जो भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है उसको पिथौरा कहते हैं। और ये क्या है, इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार पेमा फल्या हैं। तो पेमा फल्या भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्र पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। पिथौरा कला की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, ध्वनि सुनना एवं उसे आकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि सुनने के बाद उसको आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। भील आदिवासियों के समाज में पिथौरा सजावट के चित्र नहीं है। और जो भील आदिवासी हैं उनके समाज में क्या है, पिथौरा सजावट के चित्र नहीं हैं। यह विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान है। और ये क्या है, विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें क्या है, चित्रकार अपने मन से क्या करता है, चित्रकार क्या करता है, अपने मन से कोई रूपांकन नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, चित्रकार जो होता है वो अपने मन से कोई रूपांकन नहीं करता। यह उर्वरता और समृद्धि के देवों का आह्वान है। तो ये क्या है, उर्वरता और समृद्धि के देवों का आह्वान है और उनको समर्पित छवियां हैं। और उन्हीं को समर्पित क्या हैं, छवियां हैं, चित्रकारी हैं। जे स्वामीनाथन ने पेमा के पिथौरा में शामिल रूपों की पहचान इस तरह से की है। तो जे स्वामीनाथन ने क्या किया है, जो पेमा के पिथौरा में शामिल रूप हैं उनकी पहचान की है। और क्या बताया उन्होंने, बाबा गणेश, काठिया घोड़ा, उन्होंने बाबा गणेश के रूप में, काठिया घोड़ा के रूप में, चंदा बाबा के रूप में, सूरज बाबा के रूप में, तारे के रूप में, सरग आकाश के रूप में, जामी माता, ग्राम्य देवता, पिथौरा बापा जी, रानी काजल, हग राजा, कुंवर, मेघनी घोड़ी, नाहर, हाथी, पानी वाली, बावड़ी, सांप, बिच्छू, भिस्ती, बंदर और पोपट के साथ ही चिन्नाला, एक टंट्या, सुपर, कन्या, इन सभी के रूप में जो है तो उस चित्रकारी को इन्होंने देखा। और घोड़ा पिथौरा के केंद्र में होता था। और जो घोड़ा होता था ये क्या होता था, पिथौरा आकृति के केंद्र में होता था। तो पेमा को प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा था। तो पेमा फल्या को प्रदेश सरकार ने क्या किया था, वर्ष 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा था। 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा आदिवासी लोक कला व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में वार्षिक तुलसी सम्मान से भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में सम्मानित किया। तो तुलसी सम्मान से भोपाल के जनजातीय संग्रहालय को सम्मानित किया गया है। आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है तुलसी सम्मान। 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा दिया गया है। आगे देख लेते हैं रानी अवंती बाई को। तो रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम की
जागीरदार राव जुझार सिंह लोधी के घर हुआ था। तो रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त, जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1831 को जिला सिवनी में हुआ, मनकेड़ी ग्राम में हुआ और जागीरदार राव जुझार सिंह लोधी के घर हुआ। अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी और जो अवंतीबाई थी ये बचपन से ही, जन्म से ही, जब छोटी थी तभी से ही साहस से भरी हुई कन्या थी। उन्हें तलवारबाजी एवं युद्ध का बहुत शौक था। और जो क्या थी, अवंतीबाई थी, इनको तलवारबाजी एवं युद्ध का बहुत शौक था। रानी अवंतीबाई का 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह हुआ। तो विक्रमादित्य से उनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हो गया, जो कि रामगढ़ के राजा थे। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने दक्षतापूर्वक राज्यकाज संभाला और राजा विक्रमादित्य की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद रानी ने क्या किया, दक्षतापूर्वक राजकाज को संभाला। 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा घुघुरी के अधिकार करने हेतु रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच युद्ध हुआ। तो 15 जनवरी 1858 याद रखेंगे, 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा घुघरी के अधिकार करने हुए रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच में युद्ध हुआ और देवहारगढ़ के जंगल में रानी ने मुट्ठी भर सैनिकों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। तो रानी के क्या थे, थोड़े सैनिक थे और अंग्रेजों की सेना के बीच में देवहारगढ़ के जंगल में युद्ध हुआ और रानी की सभी सेना मारी गई और रानी की पूरी सेना क्या हुई, मारी गई। रानी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपनी तलवार से अपने वतन की रक्षा के खातिर बलिदान हो गई। और जो रानी थी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपनी तलवार से अपने वतन की रक्षा के खातिर बलिदान हो गई। और रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में स्थित है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि क्या है, डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में स्थित है। आगे देख लेते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित भोजला गांव में कोरी समाज में हुआ था। तो झलकारी बाई क्या थी, झलकारी बाई इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1830 को झांसी के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित भोजला गांव। तो झांसी के उत्तर पश्चिम दिशा में भोजला गांव है, वहां के कोरी समाज में झलकारी बाई का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1830 को। और झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता करी थी। तो झलकारी बाई ने क्या किया था, महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता करी थी। ह्यूरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को पकड़ लिया। ह्यूरोज ने क्या किया था, पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को पकड़ लिया, लेकिन वह भाग निकली। लेकिन वो क्या हुई, भाग निकली। स्वाभिमानी झलकारी बाई ने पेट में बर्छी भोंककर अपने प्राणों की आहुति दी। और जो झलकारी बाई थी वो स्वाभिमानी थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पेट में बर्छी भोंक करके अपने प्राणों की आहुति दी। झलकारी बाई 4 अप्रैल 1857 को शहीद हुई। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है। ये प्रश्न बनता है कि झलकारी बाई की समाधि कहाँ है, तो झलकारी बाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब झलकारी बाई के बाद हम लोग देख लेते हैं धीर सिंह को। तो धीर सिंह बघेल रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता तथा राज्य के सम्माननीय एवं शीर्षस्थ सरदार थे। तो याद रखेंगे, धीर सिंह बघेल क्या थे, रीवा राज्य के थे, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे तथा राज्य के सम्माननीय एवं शीर्षस्थ सरदार थे। और राज्य के अंतर्गत जो सम्माननीय और शीर्षस्थ क्या थे, सरदार के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म 1820 ईस्वी में रीवा के राज्य के ग्राम कछिया टोला में हुआ था। तो रीवा के राज्य ग्राम कछिया टोला में धीर सिंह का जन्म हुआ था। 17 वर्ष की आयु में रीवा के महाराज से अनबन के कारण वे लाहौर चले गए थे। तो रीवा के महाराजा से उनका अनबन हो गया था, मनमुटाव हो गया था, इस कारण से वे 17 वर्ष की आयु में लाहौर चले गए तथा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली। और पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ उन्होंने क्या की, नौकरी की। सुलह समझाइश के पश्चात धीर सिंह पुनः रीवा आए और बाद में क्या हुई, सुलह समझाइश हुई दोनों के बीच और उसके बाद वो धीर सिंह फिर से रीवा आ गए
तथा रीवा महाराज के प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करने लगे। और रीवा के जो महाराज थे उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करने लगे। गढ़ामंडला के शासक शंकर शाह से भेंट के पश्चात उन्होंने रीवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो गढ़ामंडला का जो शासक शंकर शाह था उससे भेंट करने के बाद उन्होंने रीवा में 1857 की क्रांति का क्या किया, नेतृत्व किया। तो धीर सिंह ने क्या किया था, रीवा जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे देख लेते हैं शंकर शाह को। तो शंकर शाह मंडला, शंकर शाह क्या था, मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का संबंध मंडला जिले से है। तो मंडला के गढ़मंडला से शंकर शाह का संबंध है। गोंड शासक शंकर शाह का जन्म 1883 में हुआ था। तो गढ़मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का जन्म 1883 में हुआ था। इनके पिता सुमेर शाह थे और इनके जो पिता थे वो कौन थे, सुमेर शाह थे। यह महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे। और शंकर शाह क्या थे, महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र में किया। और इन्होंने ही क्या किया था, 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र में किया था। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे। और जब 1857 की क्रांति थी उस टाइम पर जो शंकर शाह थे ये कंपनी के पेंशनर थे और पूर्वा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। और पूर्वा नामक जगह में क्या थे, अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का उद्भव शंकर शाह के प्रयासों से ही हुआ। तो जबलपुर में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका उद्भव शंकर शाह के प्रयासों से ही हुआ, जो सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए। और यही सबसे पहले अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद था उसके विरुद्ध क्या हुए थे, खड़े हुए थे, जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क था। और इसका जो क्या था, मुख्य कारण था वो क्या था, अंग्रेजों की जो 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क था, वो था इस सभी का कारण, जिसने संपूर्ण महाकौशल की जनता को परेशान कर रखा था। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल क्या था, क्लार्क था 52वीं रेजिमेंट का, इसने क्या किया था, पूरे महाकौशल की जनता को परेशान कर रखा था। पूरी जनता इससे परेशान थी महाकौशल की। क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के उद्देश्य से शंकर शाह ने जनता और जमींदारों का साथ लेकर संघर्ष का ऐलान किया। और जो यही लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क था, इसी के अत्याचारों को खत्म करने के लिए शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर के संघर्ष का ऐलान किया। 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व शंकर शाह ने किया। तो ऐसा प्रश्न भी बनता है कि 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखेंगे जबलपुर का नेतृत्व शंकर शाह ने किया, जिसकी स्थिति तत्कालीन समय के झांसी, कानपुर, अवध तथा मेरठ की तरह ही थी। तो उस समय जबलपुर क्या था, झांसी, कानपुर, अवध तथा मेरठ की ही तरह था। उन्होंने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति को प्रसारित किया। तो पूरे जो महाकौशल का क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने क्रांति को क्या किया, प्रसारित करने का काम किया। और इसमें इन्होंने असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिला लिया था। खुशाल चंद्र नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारी अंग्रेजों को देता रहा। और जो खुशाल चंद्र नामक गद्दार था वो क्या करता था, राजमहल में जो सभी जानकारियां थी वो अंग्रेजों को दे देता था। लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपना वफादार चपरासी भद्द सिंह को नकली फकीर बनाकर राजमहल भेजा। और जो लेफ्टिनेंट क्लार्क था उसने अपने वफादार चपरासी भद्द सिंह को नकली फकीर बनाकर के राजमहल में भेजा। उस समय मऊ, मेरठ, दमदम, बैरकपुर छावनियों में क्रांतिकारी साधु फकीर विभिन्न प्रकार के वेश और रूप धारण करके क्रांति का कार्य करते थे। राजा शंकर शाह इसी धोखे में रहे और उन्होंने अपना उद्देश्य बता बैठे और उस नकली फकीर ने राजा से भेद लिया और आकर जानकारी दी कि क्रांतिकारी अंग्रेज साहबान को जान से मारने की और खजाना को लूटने का मन बजा चुके हैं। अंग्रेज अफसरों की ने गुप्त मीटिंग की और योजना बनाकर 14 सितंबर 1857 ईस्वी को राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह और
युवराज रघुनाथ शाह और 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर कैंटोनमेंट के मिलिट्री जेल में डाल दिया। तो कैंटोनमेंट का जो मिलिट्री जेल था वहां पर इनको डाल दिया। रानी फूल कुंवर देवी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर महल से निकलकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने लगी। और जो रानी क्या थी, फूल कुंवर देवी थी, वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक करके महल से निकल करके जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व करने लगी। राजा शंकर शाह की गिरफ्तारी पश्चात राजमहल की तलाशी की गई तो राजमहल से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ढेरों दस्तावेज मिले। इसी को आधार मानकर जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राजा व युवराज पर देशद्रोह का मुकदमा चला और सजाए मौत सुना दी गई। तो मुकदमा चला करके उनको सजाए मौत दी गई, राजा और युवराज दोनों को। 18 सितंबर 1857 को पिता व पुत्र को तोप के मुहाने पर बांध कर तोप चला दी गई थी। तो तोप के मुहाने पर बांध करके तोप चला दी गई थी। शंकर शाह ने देवी की स्तुति से संबंधित एक छंद लिखा था। शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख WC आर्काइन ने नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1857-58 में किया है। तो इस तरह से इसमें इन्होंने वर्णन किया है। C आर्काइन महोदय ने नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1857-1858 नामक शीर्षक में उन्होंने किया है। आगे दोस्तों बिरसा गोंड जी हैं, अगले हमारे जो क्या है जनजाति व्यक्तित्व वो बिरसा गोंड हैं। इनको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम की दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी व आदिवासी नेता बिरसा गोंड थे। 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी शाहपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए बिरसा गोंड ने रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया। तो इन्होंने क्या किया था, 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी शाहपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए रेलवे स्टेशन पर आंदोलन करने का काम बिरसा गोंड महोदय ने किया। और इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उजाड़ी और ये जो आदिवासी समूह था इसने रेल की पटरियों को उजाड़ दिया। पुलिस थाने एवं लकड़ी डिपो में आग लगा दी। और जो पुलिस थाने थे और लकड़ी के डिपो थे इसमें इनके समूह ने आग लगा दी। पुलिस एवं वन अधिकारियों द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण गोली लगने से बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई। तो पुलिस और जो वन अधिकारी थे उन्होंने बिना चेतावनी के गोली चला दी, इस कारण से गोली लगने से बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई। आगे हैं लाल पद्मधर सिंह। तो लाल पद्मधर सिंह गांधीवादी विचारक एवं रीवा राज्य के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। तो लाल पद्मधर का जो जन्म था ये सतना जिले के कृपालपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में रीवा राज्य के आदिवासियों का नेतृत्व किया था। तो रीवा राज्य के आदिवासियों का नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रमुखता से भाग लिया था। तो लाल पद्मधर सिंह ने 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। 13 अगस्त 1942 को विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें लाल पद्मधर सिंह नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय ध्वज संभाले हुए गोली लगने से क्या हुए, शहीद हो गए। तो इस तरह से ये भी शहीद हुए। आगे देख लेते हैं जंगगढ़ सिंह श्याम। तो जंगगढ़ सिंह श्याम इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में एक पादरगोंड परिवार में 1962 में हुआ था। पादरगोंड परिवार में 1962 में जंगगढ़ सिंह श्याम का जन्म हुआ। डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में हुआ। परिवार 16 वर्ष की आयु में ननकुसिया बाई से इनका विवाह हुआ। 2 बच्चे मयंक श्याम तथा जपनी श्याम हैं और मृत्यु 2001 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में हुई। तो इनकी मृत्यु 2001 में जापान के टोकामाची के मिथिला संग्रहालय में हुई। तो टोकामाकी के मिथिला संग्रहालय में इनकी मृत्यु हुई। और जंगगढ़ प्रमुख उपलब्धियां यानी कि देखें तो भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगल कलाम के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। कला संग्रहालय भारत भवन के निदेशक,
जगदीश स्वामीनाथन के अनुग्रह पर भोपाल में पेशेवर कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। फरवरी 1982 में भारत भवन की उद्घाटन प्रदर्शनी में सर्वप्रथम जंगगढ़ के चित्र प्रदर्शित किए गए और 1986 में जंगगढ़ को शिखर सम्मान समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा और भोपाल के भारत भवन के गुंबद को भी चित्रित किया है, जो आदिवासी और समकालीन भारतीय कला के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक हैं। उन्होंने गौण चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया और इन्होंने क्या किया है, सर्वप्रथम गौण चित्रकला में कैनवास और कागज का उपयोग किया है। यह कला ही जंगल कलाम कहलाई और यही जो कैनवास और कागज के उपयोग की कला थी, इसी को जंगल कलाम कहा गया। जंगगढ़ के चित्रों में प्राथमिक विषयक गौण देवता रहे। साथ ही उन्होंने जानवरों की कट आउट शैली के चित्रों में बाघ, हिरण, कछुए का चित्र भी बनाया और अपने चित्रों में पैटर्न बनाने के लिए उन्होंने रंगीन डॉट्स की लाइनों का उपयोग किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगले जो जनजातीय व्यक्तित्व में दिलीप सिंह भूरिया हैं। दिलीप सिंह भूरिया, इनका जन्म 18 जून 1944 को झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 24 जून 2015 को हुई। दिलीप सिंह भूरिया एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे। तो नेशनल लेवल के क्या थे? आदिवासी नेता थे। वे इंदिरा गांधी के करीबी रहे थे। उन्हें इंदिरा गांधी ने लोकसभा में सचेतक बनाया था। तो इंदिरा गांधी ने इनको लोकसभा में सचेतक बनाया था, विप का क्या बनाया था, प्रमुख बनाया था, तो सचेतक बनाया था। राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी समाज के हित में आवाज़ उठाने वाले अग्रणी नेता थे। तो राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी समाज के हित में आवाज़ उठाने वाले अग्रणी नेता में दिलीप सिंह भूरिया को जाना जाता है। राजनीतिक उपलब्धियां यदि इनकी देखें तो दिलीप सिंह भूरिया अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे। तो अपने राजनीतिक जीवन में वो 6 बार सांसद रहे। वह 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं लोकसभा में कांग्रेस के सांसद रहे। तो 16वीं लोकसभा में वे भाजपा के सांसद चुने गए। तो 7, 8, 9, 10, 11 में 5 बार तो वो कांग्रेस से लोकसभा में सांसद रहे, लेकिन 16वीं लोकसभा में वो क्या थे, भाजपा के सांसद चुने गए। वे अटल सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। तो भूरिया आयोग के भी अध्यक्ष रहे। तो इस तरह से भूरिया क्या थे, आयोग के भी वो अध्यक्ष थे। भूरिया आयोग बनाया गया था, उसके भी अध्यक्ष रहे। पेशा कानून जो आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे बनाने का श्रेय भूरिया को ही जाता है। तो पेशा कानून बनाने का जो श्रेय है वो भूरिया को जाता है। वह 1980 में पहली बार सांसद बने थे और 16 साल तक लगातार सांसद रहे। 1980 में वो पहली बार सांसद बने और 16 साल तक लगातार सांसद रहे। मध्य प्रदेश के जिन आदिवासी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, उनमें दिलीप सिंह भूरिया का नाम प्रमुख है। उन्होंने 2 बार कांग्रेस छोड़ी थी और 1 बार भाजपा छोड़कर गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी में भी रहे। तो जो क्या थे, दिलीप सिंह भूरिया थे, उन्होंने 2 बार कांग्रेस को छोड़ा और 1 बार भाजपा को भी छोड़ा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी रहे। और मोतीलाल वोरा के सीएम रहते दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी। तो जो भूरिया कमेटी थी, तो मोतीलाल वोरा जब क्या थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर भूरिया कमेटी बनाई गई थी तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए। तो उनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति बनकर लागू हुई थी। दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी थे। और ये क्या थे, अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी थे। और बोफोर्स घोटाले की प्रारंभिक जांच के लिए बनी कमेटी, संसदीय कमेटी के भी सदस्य थे। तो इस तरह से इनका योगदान था प्रमुख। और इनका जो योगदान था उसमें यही तक इनका योगदान था। आगे कांतिलाल भूरिया अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब लोगों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय नेता कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ। तो झाबुआ में इनका 1 जून 1950 को जन्म हुआ। नानूराम भूरिया और लादीबाई के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एमए तथा एलएलबी की चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज झाबुआ से किया था। उनकी पत्नी कल्पना भूरिया और 2 बेटे संदीप और विक्रांत भूरिया हैं। तो उनकी पत्नी का नाम कल्पना भूरिया और 2 बेटे संदीप और विक्रांत भूरिया हैं। भूरिया 1998, 99 और 2004 में
मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से तथा 2009 और 2015 में रतलाम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। तो याद रखेंगे कांतिलाल भूरिया 1998, 1999, 2004 में मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से तथा 2009 और 2015 में रतलाम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में उपभोक्ता और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। तो वर्तमान में क्या हैं, जो कांतिलाल भूरिया हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। अगले जनजातीय व्यक्तित्व में नरेश चंद्र सिंह जी हैं। छत्तीसगढ़ के 22 गढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत के सारंगगढ़ राज्य के शासक थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य को विलय किया। तो भारत में अपने राज्य का विलय कर दिया था 1 जनवरी 1948 को। नरेश चंद्र सिंह एक भारतीय राजनेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 13 से 25 मार्च 1969 तक रहा है। तो 13 मार्च से 25 मार्च 1969 तक वो मुख्यमंत्री थे और 1952 में उन्होंने पहला चुनाव जीता तथा मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बने थे। तो 1952 में पहली बार उन्होंने चुनाव जीता था और मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। राजा नरेश चंद्र दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे। कांग्रेस पार्टी से मतभेद के चलते उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो कांग्रेस पार्टी में जो मतभेद थे उनको देखते हुए उन्होंने क्या किया था, अपने सारे पदों से इस्तीफा देकर के राजनीति से संन्यास ले लिया। अगली नेता जमुना देवी हैं, जो कि जनजातीय व्यक्तित्व से संबंध रखती हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1929 को सरदारपुर धार मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा इन्होंने कैनेडियन स्कूल इंदौर से प्राप्त की और 24 सितंबर 2010 को इनकी मृत्यु हो गई, इंदौर में हुई मृत्यु। तो इस तरह से याद रखेंगे, जमुना देवी सरदारपुर धार मध्य प्रदेश में 19 नवंबर 1929 को जन्म हुआ इनका। कैनेडियन स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इंदौर की कैनेडियन स्कूल में, और 24 सितंबर 2010 इंदौर में ही इनकी मृत्यु हुई। राजनीतिक उपलब्धियों को यदि देखें तो बुआ जी उपनाम से प्रसिद्ध थी, जमुना देवी बुआ जी उपनाम से प्रसिद्ध थी। 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री एवं 2003 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी और स्वतंत्रता के पश्चात वे पहली बार विधानसभा 1952 से 1957 तक सदस्य रही और तत्पश्चात मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र से 6 बार चुनाव जीतकर विधायक भी बनी। तो इस तरह से वो विधायक भी बनी थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी और ये जो जमुना देवी थी ये 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी। 1978 से 1981 तक राज्यसभा की सदस्य रही और 1978 से 1981 तक ये क्या थी, राज्यसभा की सदस्य रही थी। इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभागों का दायित्व भी संभाला। 2001 में भारत ज्योति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो भारत ज्योति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगले हमारे जनजातीय व्यक्तित्व में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जिनका जन्म 18 मई 1959 बारबाती मंडला में हुआ। परिवार में माता इनकी हीरोबाई, श्रीमती हीरोबाई, पिता शोभन सिंह कुलस्ते और पत्नी सावित्री कुलस्ते। तो इस तरह से याद रखेंगे, जन्म 18 मई 1959 बारबाती मंडला में हुआ। माता श्रीमती हीरोबाई, पिता श्री शोभन सिंह कुलस्ते, पत्नी श्रीमती सावित्री कुलस्ते। और राजनीतिक परिचय में यदि देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता, जिन्होंने मंडला लोकसभा से लगातार 6 बार जीत दर्ज की। 1989 में पहली बार मंडला से विधायक चुने गए। 1999 से 2004 तक केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे और 2012 में राज्यसभा में चुने गए और 2012 में क्या हुए, राज्यसभा में चुने गए तथा वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में पुनः इनको जीत प्राप्त हुई। 2016 से 2017 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया हुआ है। तो वर्तमान में ये इस्पात मंत्री हैं, याद रखेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के हैं।
गंजन सिंह कोरकू गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। सन 1930 में अंग्रेज सरकार ने गंजन सिंह पर 500 रुपये 1930 में 500 रुपये का जुर्माना अंग्रेज सरकार के द्वारा इनाम इन पर घोषित किया गया था। सन 1963 ईस्वी में गंजन सिंह कोरकू की मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु कब हुई तो 1963 ईस्वी में हुई। और जंगल सत्याग्रह को टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो यही जो टुरिया जंगल सत्याग्रह था, इसी में गंजन सिंह कोरकू का जो साथी था बंजारी सिंह कोरकू, उसने भी अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये जनजाति व्यक्तित्व का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।